बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 124 से आगाज़ करेंगे। सेक्शन 124 डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रोमिजरी को किसी लॉस के नतीजे में, जो कि प्रोमिजर के अपने कंडक्ट की वजह से या किसी तीसरे शख्स के कंडक्ट की वजह से काज हो सकता है, प्रोमिजरी को उस लॉस को कंपनसेट करने का वो प्रॉमिस करता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के तहत प्रोमिजरी को कोई लॉस होता है तो वो किस सूरत में, किस सिचुएशन में उस लॉस को वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है प्रोमिजर से। अगर प्रोमिजरी जो है वो प्रोमिजर की तरफ से उसको जो अथॉरिटी दी गई है उस अथॉरिटी के स्कोप के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को अदा करता है और उसकी वजह से उसके खिलाफ कोई सूट फाइल होता है और उस सूट में उसको कुछ डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, तो प्रोमिजर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के तहत वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर प्रोमिजरी ने कोई सूट फाइल किया या उसके खिलाफ सूट फाइल किया गया और उस सूट में उसको कॉस्ट पे करनी पड़ी, तो वो प्रोमिजर से वो कॉस्ट भी क्लेम कर सकता है। लेकिन ये कॉस्ट क्लेम करने के लिए कुछ शराइत हैं। उसमें से एक तो ये है कि उस प्रोमिजरी ने प्रोमिजर का जो उसकी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसने एक्ट किया हो, जो उसको अथॉरिटी दी गई थी उसने अथॉरिटी के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की हों। और उसके साथ अगर प्रोमिजर ने उसको या ऑर्डर दिया हो वो सूट फाइल करने का या सूट को डिफेंड करने का, और उस सूट के अंदर प्रोमिजरी का कंडक्ट ऐसे रहा हो जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मौजूद ना होता तो फिर भी वो प्रोमिजरी अपनी ड्यूटीज़ को उस सूट में कैसे परफॉर्म करता, उस सूट को कैसे डिफेंड करता, उसमें यानी एक ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन अगर अपनी ज़ात के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की गैर मौजूदगी में कैसे बिहेव करेगा, कितनी एक्टिवली उस सूट में अपने काम करेगा, उसको डिफेंड करेगा, तो अगर उसने उसी तरीके से उसी लेवल पे काम किया है तो और उसको फिर भी कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है तो वो प्रोमिजर से वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के तहत वो कॉस्ट क्लेम कर सकता है। तीसरी सूरत यह है कि अगर इसी तरह कोई सूट प्रोमिजरी ने फाइल किया या उसके खिलाफ कोई सूट फाइल हुआ और वो उस सूट में कंप्रोमाइज़ कर लेता है, तो उस कंप्रोमाइज़ के तहत अगर उसको कोई अमाउंट पे करनी पड़ती है तो प्रोमिजर से वो अमाउंट क्लेम कर सकता है। लेकिन इसमें भी शराइत वही हैं कि नंबर वन तो ये कि उसने प्रोमिजरी ने प्रोमिजर की तरफ से जो उसको अथॉरिटी दी गई थी उस अथॉरिटी के स्कोप के अंदर रहते हुए उस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था उसके मुताबिक अपनी ड्यूटीज़ पूरी की हों, या उसको प्रोमिसर ने हुक्म दिया हो या इजाज़त दी हो ये सूट फाइल करने के लिए और उसमें कंप्रोमाइज़ उसने प्रोमिसर की इजाज़त से किया हो, या उसने जो कंप्रोमाइज़ किया वो कंप्रोमाइज़ ऐसा हो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मौजूद ना होता तो फिर भी वो ऐसा ही प्रॉमिस करता, जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन अपनी ज़ात के लिए कंप्रोमाइज़ कर सकता था। उसको मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अब आपने कंप्रोमाइज़ करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मौजूद नहीं है, उस कंप्रोमाइज़ के तहत आप कुछ अमाउंट पे करने का वादा करते हैं, तो डेफिनेटली एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की कोशिश ये होगी कि वो अमाउंट कम से कम हो, वो पूरा जोर लगाएगा, आर्गूमेंट्स करेगा कि जो कंप्रोमाइज़ के तहत कोई अमाउंट पे करनी है वो मिनिमम हो। तो ये एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन का बिहेवियर होगा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मौजूद है, मैंने जो भी कंप्रोमाइज़ के तहत कॉस्ट पे करनी है, दूसरी पार्टी को अमाउंट पे करनी है, तो वो मुझे प्रोमिसर से मिल जाएगी, तो हो सकता है कि आप उसमें फिर एफर्ट ना करें, एक अनरिजनेबल एक बड़ी अमाउंट आप पे एग्री कर जाएं, क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड में ये बात मौजूद है कि ये मैंने कौन सा ये अमाउंट अपनी जेब से देनी है। तो अगर आपका बिहेवियर ऐसा हो कि जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन के बिहेवियर से डिफरेंट है, तो फिर उस सूरत में प्रोमिसर बाउंड नहीं होगा आपको वो अमाउंट पे करने का। जब आपने प्रोमिसर से वो अमाउंट, चाहे वो कॉस्ट की हो या कंप्रोमाइज़ के तहत पे की जा रही हो, वो क्लेम करनी है, तो उसमें ये और उसमें प्रोमिसर की तरफ से आपको स्पेसिफिक परमिशन ऑलरेडी मौजूद नहीं थी, तो फिर ये देखा जाएगा कि आपका कंडक्ट जो है दैट शुड बी लाइक एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 126 डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसमें तीन पार्टीज होती हैं। इसमें कोई शख्स जो है वो दूसरे आदमी से प्रॉमिस करता है कि वो तीसरे शख्स के बिहाफ पे
को जो तीसरे शख्स की तरफ से कोई डेट की पेमेंट है या उसकी तरफ से कोई डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है, वो अगर थर्ड पर्सन अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करेगा, नहीं करता, अपने डेट को पे नहीं करता या अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करता, तो पहला शख्स जो है वो उसकी तरफ से पाबंद होगा उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने का या उस डेट को पे करने का या उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का। It's basically a promise on the behalf of third person to pay his debt or perform discharge his liability in case of his default। इसमें जो शख्स ये प्रॉमिस देता है, ये गारंटी देता है कि वो तीसरे शख्स के बिहाफ पे इन केस ऑफ डिफॉल्ट डेट पे करेगा या लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, उसको कहते हैं श्योरिटी। और जिस शख्स के बिहाफ पे ये श्योरिटी दी जा रही होती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल डेटर, और जिस शख्स को ये गारंटी दी जा रही होती है उसको कहा जाता है क्रेडिटर। और इसके बाद सेक्शन 127 डील करता है कंसिडरेशन को। तो थर्ड पर्सन यानी क्रेडिटर की तरफ से सॉरी क्रेडिटर की तरफ से जो भी कोई एक्ट किया गया इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल डेटर या कोई प्रॉमिस किया गया प्रिंसिपल डेटर के फेवर में क्रेडिटर की तरफ से, तो दैट विल बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक शख्स ने बैंक से लोन लेना है, तो जो बैंक से लोन लेने जाएगा वो प्रिंसिपल डेटर होगा, बैंक इसमें क्रेडिटर होगा। अब बैंक आपको कहता है कि आप गारंटी दें कि इन केस ऑफ योर डिफॉल्ट कोई शख्स आपके बिहाफ पे वो फिर डेट पे करने का जिम्मेदार होगा, जिसको हम उर्दू में आम जुबान में जामिन कहते हैं। तो जामिन जो है वो श्योरिटी है। अब श्योरिटी जब बैंक को अपनी ज़मानत देगा कि अगर आपकी तरफ से डिफ़ॉल्ट हो गया तो वो जामिन जो है वो आपके बिहाफ पे बैंक को लोन वापस करेगा। तो बैंक जो आपको लोन देगा दैट विल बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को गौर से सुने, इसको पढ़ें, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।